बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जानिब से ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया गया, जबकि शोक का भी ऐलान किया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नायब तरमीम केस की समाअत लाइव नशर करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब कर लिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि अपने साथ ज्यादती करने वालों का एहतसाब होगा। उन्होंने मुतालबा किया इस चीज़ का। नवाज शरीफ साहब की अगली हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो इसी नशिश में कल जो खबरें हमारे पास आ रही थी, फिर अलग सुबह उनकी तस्दीक हुई। बहुत देर लगी तस्दीक होने में, और फिर वो बुरी खबर आई सामने कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, उनके वज़ीर ख़ारजा और उस हेलीकॉप्टर में 9 शख्सियात सवार थीं और 9 के 9 जो हैं वो जाँ बाक हो गए। और ये अब ज़ाहिर है कि वो कल हमने डिस्कस किया था बहुत तफसील से कि आज़रबाईजान के साथ वो जो डैम उसका इफ्तिताह करके और आज़रबाईजान के साथ एक ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहे, जैसे अक्सर मुल्कों के बरादर मुल्कों ये होते रहते हैं। तो किस कालीसी डैम का वहाँ इफ्तिताह किया और वहाँ पर उनकी बड़ी ज़बरदस्त हमने जो देखी, उन गुफ्तगू भी की, गज़ा का इशू उन्होंने उठाया, बड़े खुश नज़र आए वो भी, आज़रबाईजान के सदर भी। और फिर उसके बाद जो है वो उनका जो हेलीकॉप्टर है उसमें वो बैठे और हेलीकॉप्टर जो है वो कोई 30 मिनट के बाद उसका, जब तफसीलात हमारे सामने हुई है कि 30 मिनट के बाद उसका राब्ता ख़त्म हो गया। अच्छा, उनके एक जो नायब वज़ीर हैं इस दौरान, उनका एक बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि जी मैंने मेरे मोबाइल पे जो है सदर इब्राहिम रईसी जहाँ पे क्रैश हुआ है ये हेलीकॉप्टर, वहाँ पर मेरा उनसे रब्ता हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद उसकी कोई तस्दीक फर्दर नहीं हुई लेकिन चूंकि उनकी सरकारी खबर है, एजेंसी की तरफ से खबर आई थी, तो फिर वो चीज़ उसको ज़ाहिर फॉलो नहीं किया गया। लेकिन वो मौसम जो है वो इस कदर ख़राब था वहाँ पे कि वो हेलीकॉप्टर जो है पहाड़ी इलाके में जाके गिरा। 3 थे, उसमें से एक हेलीकॉप्टर गिर गया। अब ईरान में ये जो है वो सूरत हाल है कि एक तो सदमा ज़ाहिर है, ना सिर्फ ईरान में बल्कि ईरान से बाहर भी दुनिया भर में लोग अफसरदा हैं। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों ने इस पे सोग का ऐलान किया है। और ये सारी जो मैयतें हैं ये तबरेज़ शहर में मौजूद हैं इस वक्त। तबरेज़ में मौजूद हैं, जो कि मशरकी आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत है। जो आज़रबाईजान का जो सूबा है उसका जो दारुल हुकूमत है शहर, वहाँ पे तबरीज़ में सारी मैयतें मौजूद हैं। यहाँ से इन मैयतों को कल गालिबन मशहद और फिर तेहरान जो है वो लाया जाएगा। और जो तदफीन और बाकी सारे उनका भी सरकारी तौर पे ऐलान नहीं हुआ, वो कल या शायद परसों वो जो है वहाँ पे इनकी तदफीन हो तमाम शख्सियात की। इस दौरान जो है वो जो बहुत सारे सवालात भी खड़े हुए। और पहले तो यह है कि सदमा शदीद, और ज़ाहिर है कि एक ईरान एक बड़ा मुल्क, एक बड़ा उनकी रीजन में और ग्लोबली उनका एक नाम, तो पहले तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए। एक सवाल तो ये कि जी ये जो हेलीकॉप्टर जिसमें क्रैश हुआ ये बेल 212 हेलीकॉप्टर जो है ये ट्विन होए भी इसको कहते हैं। और ये जो है ये इसको वियतनाम के दिनों में जो जो बेल उनके टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन्होंने ये हेलीकॉप्टर बनाया। तो उसके बाद तो कनाडा की जो है वो फ़ौजों ने भी इसको यूज़ किया। और अब जो है ये बेल जो 2012 हेलीकॉप्टर, यानी अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर, तो यकीनन अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर है, तो ये इनकलाब ईरान से पहले अमेरिका से लिया होगा ईरान ने। ईरान के पास ये 10 हेलीकॉप्टर्स हैं।
लेकिन ये हेलीकॉप्टर यकीनन जो है ये इनकलाबी ईरान के बातों पाबंदियाँ लग गई और ताल्लुकात ही ख़राब हो गए, तो ये हेलीकॉप्टर जो है ये उससे पहले का, यानी पुराने हेलीकॉप्टर। फिर सैंक्शंस लगी रही तो यकीनन ये हेलीकॉप्टर जो है इसके जो मुख्तलिफ इसकी रिपेयर या पार्ट्स या वो सारे मामलात, उस पर भी एक सवालिया निशान है कि भाई वो ऐसे हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट कैसे ट्रैवल कर रहे थे। ये एक सवाल वहाँ का टेक्निकल इस वक्त वहाँ पे डिस्कस हो रहा है। और उस हेलीकॉप्टर को जो कि 79 से पहले लिया गया, ये 2024 में। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर को यानी ये बड़ा पॉपुलर यानी मकबूल हेलीकॉप्टर है, इसको फ़ौज भी इस्तेमाल करती है। ये जो है ये जापान में मेरे ख्याल से उनके कोस्ट गार्ड्स भी यूज़ करते हैं, थाईलैंड की पुलिस, और ये जो है ये फायर फाइटर्स भी यूज़ करते हैं। और ये जो हैं ये मुख्तलिफ़ NGO सामान इधर से उधर जाना हो तो ये इसकी जो मुख्तलिफ़ जदीद ये हेलीकॉप्टर्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, एक मकबूल हेलीकॉप्टर है ये। लेकिन ये जो है ये पुराना था, बहुत पुराना, क्योंकि 79 जैसे मैंने कहा ना इनकलाब ईरान से पहले लिया गया था। तो एक तो सवाल ये उठा कि जी ये एक साथ शख्सियात कैसे सफ़र कर रही थी। फिर दूसरी बात ये है कि मौसम का क्यों नहीं पता चला, क्योंकि वहाँ का तो मौसम के बारे में ये इतलात जो कल अगर दिन में जाके देखें, मौसम को रीड करें तो पता चलता है कि जी रात को तो शायद वहाँ पे ये तो हमने देखा ना कि फॉग, धुंध और बारिश और ये सारे मनाजिर, लेकिन वहाँ जो कल सुबह के वक्त बयान हुआ था वो ये था कि शाम को मौसम जो है वो शायद वहाँ पे तूफ़ान आए, उस जगह पर आ जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल थी तो फिर सदर को वहाँ पे रुकना चाहिए था और उस तरह के मौसम में उनको फ्लाई नहीं कर। देखिए मौसम आजकल के दिनों में तो पहले पता हो, मतलब जहाज़ जो हैं या होता है जी फ़लाने जगह पे मौसम ठीक नहीं है, इस्लामाबाद में लैंडिंग नहीं हो सकती, दूसरी जगह लैंड हो जाए, तो मतलब इस किस्म का जो मौसम था तो फिर उसमें ये हेलीकॉप्टर जो है वो उसको क्यों इजाज़त दी गई कि वो परवाज़ करे। तो ये अब इसके टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं अपनी जगह, जो सवालिया निशान है कि भाई ये कैसे प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी और बाकी शख्सियात भी थे वो रुक जाते वहाँ पे या जल्दी फ्लाई कर जाते। हेलीकॉप्टर्स को इसीलिए अमूमन ये होता है कि एक ख़ास जब अंधेरा हो जाए तो उसके बाद उनको ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है। लेकिन बहरहाल वो एक मेरे ख़्याल से बड़ी बड़ी गलती हुई जो भी देख रहे थे प्रेसिडेंट के इस ट्रैवल को। दूसरी जो बात है वो ये है कि फिर ताख़ीर बहुत हुई, उससे भी बहुत से सवालात उठे कि जो देखें ना, मतलब एक जगह पे हेलीकॉप्टर गिरा है तो उसको 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे बहुत घंटे उसके लग गए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि टर्की की तरफ से उनका एक ड्रोन, जो उनका बड़ा जदीद ड्रोन है अकिंशी, वो ड्रोन जो है वो उनका आया और उसने फिर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की और उसके नतीजे में वो जगह लोकेट हुई जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर गिरा है। अच्छा, पहाड़ी रास्ता था, उस वहाँ पे जाहिर है कि बारिश हो रही थी और मुश्किल था पहुँचना, सब कुछ था, लेकिन सवालात बहुत से खड़े हुए कि भाई लोकेशन ही ट्रेस नहीं हो रही। और टर्की का ये जदीद ड्रोन है ये टर्की, ये आर्मीनिया अज़रबैजान जंग में भी बड़ा पॉपुलर हुआ। और ये जो ड्रोन है जब ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, उस जगह को तलाश कर रहा था, तो इसको 25 लाख लोग दुनिया में देख रहे थे उस वक्त के। वो सदर इब्राहिम रईसी जो हैं उनका कुछ पता चले 25 लाख लोग उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे मुख्तलिफ जो साइट्स, वेबसाइट्स वगैरह पे, यूट्यूब पे। और वो लाइव वो बता रहा था कि जो है इस तरह से मैं यहाँ पे तलाश हो रही। ड्रोन को जो कंट्रोल कर रहे थे टर्की में, तो वो टर्की ने फिर आके जगह लोकेट की। और फिर जाहिर है कि ये सवाल उठा क्योंकि क्या इसमें कोई दूसरा मुल्क मुलव्वस है, ख़ास तौर पे इसराइल की तरफ सवालात जो है वो सोशल मीडिया पे खड़े होने शुरू हो गए कि भाई इस वक्त जो है, क्योंकि इसराइल का तो मोसाद वो कह भी चुके हैं कि दूसरे मुल्कों में हम निशाना बनाएंगे, वो ईरान की कई शख्सियात को निशाना बना भी चुके हैं इससे पहले, लेकिन फिर इसराइल ने इसकी एक उनके ऑफिशियल ने एक न्यूज़ एजेंसी से कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये अब इस पर तहकीकात के लिए उनकी जो अफवाज हैं उन्होंने एक आला सतही कमेटी बनाई है और वो इसके ऊपर तहकीकात करेगी कि इसकी वजूहात क्या थी, ये हादसा था या ये एसेसिनेशन थी, इसको और प्लान्ड एसेसिनेशन। तो इसके ऊपर एक वहाँ की तहकीकाती कमेटी प्रॉपर एक इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ देर पहले कायम कर दी गई है।
अच्छा, इसमें अब जो इशू खड़ा है, इस वक्त इशू खड़ा हुआ है, वो ये है कि एक तो सदर इब्राहिम रईसी जो हैं, एक इंतहाई ज़बरदस्त शख्सियत उनकी 1981 के बाद से लेके 1981 के बाद से लेके जितने भी सदूर आए हैं ईरान में, उन्होंने अपनी 2 टर्म्स पूरी की हैं ज़रूर। इनकी पहली टर्म ही पूरी नहीं हो सकी। ये 2021 में सदर बने और ये इंतहाई गैर मुतवक्को तौर पे ये जो हादसा पेश आया और उसके नतीजे में, इस आने के नतीजे में ये दुनिया से चले गए, रुखसत हुए। तो जो मैंने कल भी पहले भी बात में करता रहा हूँ और मैंने कल भी बात की थी कि इनकी 2 हैसियतों से, इनको 2 नज़रों से इनको देखा जा रहा था। एक तो ये है कि इनको देखा जा रहा था कि ये सदर हैं और एक ज़ाहिर है कि बहुत फ़ाल सदर हैं। इन्हीं के दौर में ये यूक्रेन की जंग भी शुरू हुई, रशिया के साथ ताउन जो बहुत ज़्यादा हुआ, वो सारे मामलात, फिर ब्रिक्स का फ़ैसला, फिर सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात की बहाली, तो ये सारे जो मामलात हैं वो इन्हीं के दौर में हुए। और ये भी बहुत एक अच्छा हुआ, मैं इसको बहुत समझता हूँ कि एक बहुत मुनासिब हुआ कि एक तलख़ी ईरान के साथ पाकिस्तान की पैदा हुई, लेकिन वो फिर इन्हीं के दौर में वो बहुत ज़्यादा मोहब्बतों के साथ वो ख़त्म हुई और ये फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक तो इनको अगले मतलब वहाँ पर एक स्मूथ मामला चल रहा था ईरान का। तो ईरान के अंदर एक सियासी तौर पे, यानी देखें उनके जो नायब सदर हैं, अब नायब सदर उनके जो हैं मोहम्मद मुखबर, वो उन्होंने वो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शिक 131 के तहत उन्होंने जो है वो सदर अगले 50 दिन के लिए वो बन गए हैं। अच्छा, जो नायब सदूर हैं वो 12 हैं, ये सबसे सीनियर हैं। और नायब सदर का ओहदा जो है वो वहाँ पे ईरान में मुंतखब नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, मतलब नॉमिनेटेड है। तो बहुत सारे जो नायब सदूर हैं उनमें सबसे सीनियर मोहम्मद मुखबर हैं और वो जो हैं वो ईरान के जो है वो कायम मकाम सदर बन गए हैं। अच्छा, ये जो है इनको ये एक 3 रुकनी कमेटी जिसमें ग़ुलाम हुसैन मोहसिन इजाई और मोहम्मद बाग़ेर खलीबाफ जो कि स्पीकर हैं, ये जो स्पीकर हैं, ये 3 रुकनी कमेटी है। उनकी आज हंगामी मीटिंग भी हुई है सुबह। ये भी अगले सदर के उम्मीदवार हैं, हो सकते हैं अगले सदर के उम्मीदवार। अच्छा, ये जो अब नए सदर बने हैं, यानी जो कायम मकाम सदर हैं, ये बहुत ज़्यादा ये भी करीब हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी के, रहबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और ये जो है ये करीब भी हैं उनके, और ये यानी माहिर माशियात हैं। और इन्होंने जो है वो आप इस तरह से समझें कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सिदात के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है ईरान में। सिदात एक बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, और ये आयतुल्लाह खुमैनी ने इनकलाब ईरान के बाद कायम की थी। ये जो सिदात है ये इसलिए कायम हुई थी कि वहाँ पर जो शायरान के दौर में और उससे पहले जो बहुत ज़्यादा दौलत ईरान में थी, और ज़ाहिर ईरान एक बड़ा मुल्क और ऑयल और मतलब वहाँ पे मादनियात और सारा, तो जो उनकी मईशत सारी जो इकॉनमी है उसको एक जगह काबू करने के लिए वो सिदात के नाम से एक उन्होंने तंजीम बनाई थी, जिसका जो चैरिटी का काम भी शुरू किया। और फिर ईरान में आप इस तरह से समझे कि कोविड की निगरानी भी इन्हीं के अंडर हो रही थी। इन्होंने अपनी जो कोविड ईरान ने बनाई वो इसी सिदात है। तो ये 2007 से ये सिदात को के सरबरा भी हैं। तो ये सिदात जो है आप समझ लें कि अगर ईरान में कोई बिजनेसेस हैं, कोई इकॉनमी है, तो वो उसको सिदात ही रन करती है। सिदात एक बड़ी पावरफुल तंजीम है वहाँ पे। तो ये सिदात के सरबराह रहे, और ये बरकत के नाम से जो बरका या कह लें उसको, ये जो भी कोविड बरका जो वहाँ पे वैक्सीन ईरान ने ख़ुद बनाई वो भी इन्हीं सिदात के अंडर ही बनाई। तो ये सिदात के सरबराह के तौर पे ईरान में इनको जाना जाता है। और पढ़े लिखे इंटरनेशनल लॉ में इन्होंने PhD किया हुआ है, और उसके अलावा जो है वो वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी वो भी की हुई, इन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अब ये जो है ये अगले 50 दिन में इन्होंने जो है वो सदर
अगले सदर का इंतखाब करवाना है। अच्छा, ये जो है ये ईरान के जो रहबर हैं उनके ये, यानी आप समझेंगे उनके एक रिश्तेदार भी हैं, ये एक रिश्ता भी है, तो करीब है, बहुत करीब है उनके। और ये जो है ये लेकिन यहाँ पे इशू ये खड़ा हुआ है कि अगले रहबर की भी बात हो रही है ना, क्योंकि जो इब्राहिम रईसी हैं, सदर इब्राहिम रईसी, तो वो तो आप ये समझे ना कि वो ना सिर्फ ये कि वो सदर के दूसरी टर्म उन्होंने अभी उस तरफ जाना था, सदर की दूसरी टर्म की तरफ, बल्कि ये है कि उन्होंने जो है अगले रहबर के तौर पे भी उनको देखा जा रहा था। ये कल आखिरी मनाजिर हैं जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जो आखिरी मनाजिर हमें नज़र आ रहे हैं। इब्राहिम रईसी साहब जब मुलाकात कर रहे हैं उस डैम का, उस बंद के इफ्तिताह के वक्त आज़रबाईजान के सदर के साथ, तो ये उनके आखिरी मनाजिर हैं। फिर उनके कुछ मनाजिर हेलीकॉप्टर के भी हैं, तो जिसमें वो भी हैं, लेकिन ये जो तकरीब है वो ये है। अच्छा, अब रहबर के लिए जो है वो ज़ाहिर है रहबर भी अब उनकी भी 88 साल गालिबन एज है, तो अगले रहबर का भी, यानी दो इस वक्त ऐसे हैं ओहदे जो उनके यानी जो डिप्टी थे, जो नायब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अब्दुल्ला अयान वो भी साथ जहाँ तक हुए तो उनकी जगह संभाल ली, और इन्होंने नायब सदर के तौर पे उनकी जगह संभाल ली। अब अगले सदर आएंगे तो देखना ये है कि वो इन्हीं को रखते हैं, कंटिन्यू करवाते हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर भी इंतहाई फ़ाल थे, 60 साल उनकी एज थी, इनकी 63 साल थी। तो ये जो है ये एक बड़ा नुकसान हुआ है ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, और उसमें ईरान को नुकसान इस तरह से हुआ है कि जो पॉलिटिकली एक स्टेबल, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ईरान में, और वो पॉलिटिकली वो कैसे आगे हैंडल होगी इस वक्त, यानी इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में ये ज़हन में रखें कि जो ईरान के रहबर हैं वो उनके साहबजादे जो हैं मुश्तबा खामेनेई हैं, वो भी एक, उनको भी देखा जा रहा है कि वो शायद उनकी जगह रहबर बने, लेकिन जो आयतुल्लाह खामेनेई हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात के हामी नहीं हैं कि मेरे ख़ानदान में ही ये मामला रहे, और वो चाहते हैं कि उससे हट के भी कोई, तो वो इब्राहिम रईसी जो हैं पहले मौजूद थे, जो उनके यानी ज़्यादा बात हो रही थी कि शायद वो साहबजादे ना उनके सामने आए और इब्राहिम रईसी सामने आ जाए। लेकिन अब जो नाम ज़्यादा वहाँ पे बात हो रही है ईरान में, जो जाहिर है कि जब तक इसका कोई, ये बात ऐसी ऐलान भी नहीं होता, ये बात बस डिस्कस होती रहती है क्योंकि रहबर मौजूद हैं, तो रहबर मौजूद हैं, लेकिन ये एक सवाल हमेशा रहता है कि उनकी जगह, तो आयतुल्लाह अली रज़ा आरफ़ी जो हैं वो जिनके ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा कुम में गुज़रा, तो वो जो हैं वो उनका नाम ज़्यादा अब लिया जा रहा है अगले रहबर के तौर पे। मुश्तबा जो हैं मुश्तबा खामेनेई साहब वो भी, लेकिन मैंने आपसे बताया कि आयतुल्लाह खामेनेई अब इसको ख़ानदान में नहीं रखना चाहते। तो एक तो ये है कि अगला सदर और फिर अगले रहबर। अच्छा, जो अगले सदर हैं तो ये ज़हन में रखें कि इब्राहिम रईसी जो हैं वो बहुत करीब थे आयतुल्लाह खामेनेई के, तो इनका जब इलेक्शन होना था तो कई कैंडिडेट्स रेस से बाहर हो गए थे। अब यह है कि ये एक ईरान के जो पॉलिटिकल सेटअप है और वहाँ के जो कायदीन हैं और रहनुमा हैं सारे, उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इस मरहले पे कितना इत्तेहाद उनमें कायम रहता है, क्योंकि उसमें अली लारीजानी भी हैं, उसमें जो स्पीकर हैं वो भी कैंडिडेट बन के सामने आएंगे, तो बहुत सी शख्सियात खड़ी होंगी, लेकिन यह है कि उसमें ये बात बहुत अहम है कि वो यानी ज़ाहिर रहबर का एक उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है कि रहबर जो है उसको इंडोर्स करते हैं कैंडिडेट को। तो ये वो सारे कैंडिडेट सब सामने आएंगे जो कि इब्राहिम रईसी साहब की वजह से जो है जो नहीं आ सके थे 2021 में, तो वो भी सामने आएंगे। तो अब ये आने वाले दिनों में ये देखना ये है कि ये ईरान के अंदर जो तब्दीली आती है उसका, और अगर कहीं पर ये शक हो जाता है कि इसके सैबोटाज था तो फिर ये तो किस्सा ही कुछ और, कहीं और तरफ सारी कहानी जाएगी। प्रेसिडेंट पुतिन ने, कई यूरोपीय ममालिक ने, तमाम इस्लामी ममालिक ने और पाकिस्तान ने, भारत ने, बांग्लादेश, चाइना, सारे मुल्कों की तरफ से जो है वो एक ताज़ियत और बहुत दुख का इज़हार हुआ है।
सदर इब्राहिम रईसी की जानिब पे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, ये पॉलिटिकल टर्मोइल तो नहीं, एक पॉलिटिकल शॉक है अभी, इस टर्मोइल तो नहीं मैं कहूँगा इसको, लेकिन ये कि इम्तिहान ज़रूर होगा कि उनकी अगली क़यादत कैसे आती है। और ख़ास तौर पर जब बड़े फ़ैसले लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हूतीस के हवाले से लिए जा रहे हैं और जो बाकी हवालों से लिए जा रहे हैं, उनके जो नायब सदर हैं, नायब सदर बहुत उनके, आप समझें कि जो अभी जो कायम मकाम सदर बने हैं मोहम्मद बग़र, ये मुज़ाकराती टीम्स को हेड करते रहे हैं, यानी तमाम जो मुज़ाकरात हैं उसमें ये बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और ये जो हैं ये मुख्तलिफ मौक़े पे मिले भी हैं, और जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी बहुत एक्टिव रहे हैं। तो ये सारे लोग सिस्टम के अंदर इन हैं इस वक्त, यानी ये वो जो उनकी जगह जिन्होंने संभाली है, तो ये फ़ैसला साजी भी करेंगे और यकीनन ये जो है ये मुख्तलिफ हवालों से इनकी कोशिश होगी कि कंटिन्यूटी रहे। एक मजमूई तासुर पूरी दुनिया में ये है कि पॉलिसी जो है ईरान की वो कंटिन्यू रहेगी, मौजूदा पॉलिसी जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। सवाल ये है कि मतलब उस तरह का कोई तब्दीली नहीं आएगी जैसे जवाद ज़रीफ साहब के बाद अब्दुल्लाहियान आ गए थे तो एक तब्दीली आई थी बड़ी फॉरेन पॉलिसी में, इस तरह से कोई तब्दीली यहाँ पे आएगी नहीं। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकराती टीमों का हिस्सा रहे हैं, नायब सदर नहीं, नायब वज़ीर ख़ारजा उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो खानी के नाम से। और बहेगी खानी जो हैं ये बहेगी खानी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं और वो इनकी फैमिली नहीं बनाई है, ठीक है ना, तो इनकी फैमिली के मतलब ये, और ये फॉरेन सर्विस कैरियर डिप्लोमेट हैं और ये जो हैं ये मुख्तलिफ मुल्कों में, अरब मुल्कों में सफ़ीर भी रहे हैं और बहुत एक्टिव भी रहे हैं इन दिनों में, और बड़ी खामोशी के साथ ये, क्योंकि ये सारी शख्सियात जो हैं ये मुख्तलिफ हवालों से हिट लिस्ट पे, जो मोसाद या बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके हिट लिस्ट पे ये सारी शख्सियात हैं। तो ये भी जो मुख्तलिफ मुलाकातें, मुख्तलिफ दौरे, चाहे वो सीरिया का हो, चाहे वो लेबनान का हो, चाहे वो दूसरे मुल्कों का हो, चाहे वो काहिरा का हो, इधर तो ये बहुत ही ख़ास अंदाज में इनके जो सफ़र, इनकी लोकेशन होती थी। अच्छा, अब इसमें देखें ना, बात ये सारी कि ये दो ब्लेड्स का हेलीकॉप्टर बेल जो 212 है, और आज की दुनिया में ये कि कोई इसको कोई मिज़ाइल का निशाना बनाए, ऐसा ये तो बिल्कुल आप समझें कि मतलब इसकी ज़रूरत नहीं होती। सिंपल ये होता है कि आप जो हेलीकॉप्टर है या जो प्लेन है उसके सिस्टम को जैम कर दें, तो सिस्टम को जैम कर देते हैं अगर, तो वो जो है वो हेलीकॉप्टर या जहाज़ जो है गिर जाता है और उसका कोई क्लू भी नहीं मिलता कि वो जैम हो गया था, ठीक है, सिस्टम जैम हो गया था और जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके नतीजे में जहाज़ क्रैश हो गया, जो भी कुछ हुआ, तो वो जो है वो इवन यहाँ तक साइबर के जो अटैक्स हैं कि वो इवन जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, रोड्स पे जा रही होती हैं, उन पे भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं एक ऑटोमेशन का सिस्टम आ गया है, तो आप साइबर अटैक करके तो गाड़ी के सिस्टम्स को भी लोग जो है वो निशाना बनाते हैं, टेलीफोन हैक्स होते हैं, तो साइबर अटैक यहाँ तक होता है। और मैं ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मतलब यहाँ तक ख़तरनाक हैं ये साइबर अटैक्स आज की दुनिया में कि पूरा बजाय इसके कि एक जहाज़ जो है उसको हाईजैक किया जाए, वो पूरा जो कंट्रोल टावर है उसको ही अगर हैक कर लें, यहाँ तक एक्सरसाइज हुई हैं कि अगर पूरा का पूरा कंट्रोल टावर हैक कर लें तो 400 जहाज़ टकरा जाएंगे आसमान पे, तो क्या ज़रूरत है कि एक जहाज़ को गिराया जाए। तो साइबर का भी मामला चल रहा है, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ये कि उनकी फ़ौज ने चूँकि तहकीकात शुरू की हैं तो इस पर देखते हैं कि आने वाले दिनों में वहाँ से क्या तफसीलात सामने आती हैं। अच्छा, इसका जो असर है वो पड़ेगा अब ख़ित्ते के हालात पे, और ख़ित्ते के हालात पे इसलिए पड़ेगा कि मजबूत अहम फैसले हो रहे थे और कई 1-on-1 बात हो रही थी कोई, लेकिन ये कि कोई 1-on-1 ऐसी चीज़ होती नहीं जो वापस आके ईरान के सिस्टम में डॉक्यूमेंटेड ना हो, उनके रहबर को ना पता हो या बाकी उनके जो क्लोज इनर सर्कल है उसको ना पता हो। तो अब ये है कि इसमें एक तो चाइना और रशिया मौजूद हैं उस सारे के सारे पैक्ट के अंदर एक बहुत पावरफुल रोल में जो कि मौजूद है। पुतिन ने तो कहा मेरे ज़ाती दोस्त चले गए हैं, और यही बात प्रीमियर शी जिनपिंग की तरफ से आई। तो वो जो दोस्ती करवाई थी सऊदी अरेबिया और चाइना के दरमियान, तो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, तो उसको तो इंटैक्ट रखा जाएगा। दूसरी बात यह कि गज़ा के और इसराइल के हवाले से यहाँ पर फिर वो एक डेडलॉक मौजूद है कि रफ़ा पे ना ऑपरेशन शुरू हो रहा है और ना वो जंग अभी ख़त्म हो रही है। जैक सलमान वहाँ पर पहुँचे, उनकी मुलाकात हुई,
यहाँ से हम फॉलो कर रहे थे ना, सऊदी अरेबिया आए और वहाँ जाके वो उन्होंने 2 प्लान पेश किए सामने, तो वो जो है वो अभी इस वक्त अंडर डिस्कशन है। यानी ना वो रफ़ा पे उन्होंने फुल फ्लैश ऑपरेशन कर रहे हैं, वो इसराइल के लोग रुक गए हैं, और जाहिर है कि इसी दौरान जो है वो ये भी खबर आ गई आज कि जी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने जो है वो वारंट जारी कर दिए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये हमास के सर जो लीडरशिप है, इस्माइल हानी और मोहम्मद दैफ और जो याह्या सिनवर है, उनके भी कर दिए हैं, और वहाँ पे गैलेंट और नेतन्याहू के भी कर दिए हैं। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ICC। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, ये ICC है। ये ICC जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा नहीं है, ICJ अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है। तो ये यानी ये इसको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो जो जनूबी अफ्रीका की एप्लीकेशन गई हुई है ना, वो ICJ में गई हुई है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी अदालत इंसाफ है। ये जो वारंट जारी हुए हैं ये ICC के प्रोसिक्यूटर ने जारी किए हैं, जो कि करीम खान नाम के हैं, जिसके ऊपर अच्छा इसमें रियासतें बाउंड नहीं हैं इसके ऊपर, वो जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा है तो रियासतें बाउंड हैं। इसके ऊपर जो है इनफरादी शख्सियात और बाकी कोई चला जाए तो वो इसके ऊपर, लेकिन इसमें यह है कि इसराइल इसका सिग्नेटरी नहीं है, इसमें ICC में नहीं है, रशिया भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, कई मुल्क नहीं है, लेकिन फ़लस्तीनी इसमें गए थे 2015 में। उन्होंने कहा था कि हमें मगरबी किनारा और गज़ा और इन इलाकों को बराए करम यहाँ से भी इंसाफ दिलवाया जाए। तो वो उन्होंने, अब वो ये कह रहे हैं, हमास और PLO वाले कह रहे हैं कि उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे नेतन्याहू के साथ हमारा नाम भी डाल दिया है, क्योंकि नेतन्याहू जो हैं वो तो ये तो उस वक्त लागू होता है ICC की जब रियासत कॉपरेट करे, यानी कोई मुल्क कॉपरेट करे इन वारंट्स पे। ये वो वारंट नहीं है जो कि ICJ, अच्छा हेड क्वार्टर दोनों का हेग में है, लेकिन ये जो है ये तो अभी 2002 में बनी है जो ICC है। ICJ जो है ये तो 1945 से अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम कर रही है, और उसकी जो यानी आप ये समझें कि उसमें सारे ही मुल्क जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं वो सारे उसका हिस्सा हैं। इसके तो इंडिविजुअल्स हिस्सा, मतलब इंडिविजुअल को चला जाए कि जी हमारा मामला हल कराएं और ये वो सारे, और उसमें अपील नहीं हो सकती अगर वो फैसला कर दे ICJ। यहाँ पर अपील्स आप करते हैं, एक अपील दूसरी, अभी वारंट निकला है तो ये भी उनके जजेस, प्री ट्रायल जजेस के पास जाएगा कि भाई शहादतें इतनी हैं भी कि प्रोसिक्यूटर ने वारंट निकाला, तो ये बहुत कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है बात कि उनके प्रोसिक्यूटर ने वारंट निकाल दिया। और ये अच्छा इसमें जो लेकिन यह है कि इसके जो असरात हैं वो अब ये है कि जाहिर है कि पहले तो ये टेक्निकल, पहले तो ये कि विदिन देखा जाएगा कि भाई प्रेसिडेंट को कैसे सिक्योर किया गया, कैसे भेजा गया, कैसे वो ट्रैवल कर रहे थे, क्यों इस मौसम में, एक वो यकीनन एक इंक्वायरी हो रही होगी, और ये कि भाई रीजनल और बाकी भी कि वो क्या जो है वो मामला तय पाते हैं, और उसमें यकीनन दूसरे ममालिक ताउन करेंगे ईरान के साथ, वो भी अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे ईरान के साथ, जो उनके हमसाया ममालिक हैं वो भी करेंगे, इस्लामी ममालिक भी करेंगे, यूरोप के मुल्क भी करेंगे, इसमें जो मर्जी हो, लेकिन इसमें अमेरिका भी करेगा कि भाई वो अपने आप को दूर रखेगा कि हम इसमें नहीं हैं। इसराइल की तरफ से मैसेज आया है ईरान को, खामोश मैसेज कि हम इसमें नहीं हैं, मतलब उनकी मोसाद ने कहा कि भाई इसमें हम नहीं हैं, ये मैसेज भेजा गया है। एक ईरान की तरफ, ईरान में खामोशी है। पहले तो ये होता था ना कि वो ये प्रॉपर मैसेज कन्वे किया है कि भाई रिएक्ट ना कर जाना, हम इसमें नहीं हैं, मोसाद की तरफ से ये मैसेज कन्वे हुआ है, लेकिन ये है कि वो, और ऐसे ही मैसेज अमेरिका की तरफ से भी खामोश कन्वे होगा कि भाई इसमें CIA भी नहीं है। लेकिन असल इंक्वायरी तो करनी है खुद ईरान के लोगों ने, और वो जाहिर है कि वो मदद देंगे दूसरे मुल्कों की, जैसे कल टर्की की उन्होंने मदद दी, और इसमें देखते हैं कि आने वाले दिनों में ख़ित्ते में और ईरान में ये बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं ये क्या असर डालती हैं। अब आ जाए नवाज शरीफ साहब पे जी, वक्फा लें और नवाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली क्या होगी, ये सवाल बहुत ज़ेर बहस है। ज़ेर बहस है। नवाज शरीफ साहब ने यकीनन इस पूरी सूरत हाल में, जहाँ पे एक माशी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, एक अदम इस्तेकाम भी है उनकी, जो मैंने कल भी बात की थी कि ये जो अरेंजमेंट है इस पर कितनी ग्रिप है उनकी, अदालतें जो हैं वो बहुत फ़ाल हमें नज़र आ रही हैं। आने वाले दिनों में ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, ये 45 और 47 के केसेस दोबारा खड़े होने जा रहे हैं।
अब इसमें जो है ये यानी जाहिर है कि कोई इलेक्शन तो नहीं होने अभी कोई स्नैप इलेक्शन तो नहीं है इसमें, लेकिन यह है कि एक बयानिया उन्होंने बना के अवाम में आना है। वरना यह है कि एक माहौल, एक सूरत हाल ऐसी मुल्क में बनी हुई है कि जो उनकी जमात के बिल्कुल हक में नहीं है। और पिछला जो इलेक्शन हुआ है ये 8 फरवरी वाला, इसमें भी वो PDM 1 का जो इशू था वो लेके बैठ गया इस इलेक्शन के नताइज को भी, जिसके नतीजे में अक़लियती हुकूमत या 45-47 जो भी तनाज़ात खड़े हैं। तो यकीनन नवाज शरीफ साहब को एक मरबूत हिकमत अमली के साथ सामने आना है कि उनकी पार्टी के, अब पार्टी ये अब छोड़ दें कि जी हमारी वो मईशत की IMF के साथ बात क्या होने जा रही है, वो तो IMF जो है वो कह रही है यूनिवर्सिटियाँ भी नहीं बनेंगी। यानी एक नया उनकी तरफ से बात हुई है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी निचकारी हो जाएगी, यानी प्राइमरी एजुकेशन की निचकारी हो जाएगी, सेकेंडरी और जो कॉलेज वगैरह हैं वो सरकारी शायद चलते रहें, लेकिन जो प्राइमरी हैं बच्चे, छोटे बच्चे जो जाते हैं वो शायद प्राइवेटाइज कर दिए जाएं। तो एक अजीब उनकी अभी कंडीशंस वाजे नहीं है, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं 23 तारीख तक। और ये कि यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं खुलेंगी, वजारतें कहीं कम हो जाएंगी, वो तो खैर चलें, अच्छा है कि खर्चे कम होने चाहिए, लेकिन और उनकी कंडीशंस क्या हैं वो भी सामने आना है। दूसरा ये है कि ये जो बिल वगैरह आज़ादी, इज़हार राय और ये मुख्तलिफ, अब सवाल ये है कि इसके नतीजे में अवाम ज़्यादा लोग रगड़े में आएंगे या हमारे एलीट हुक्मरान रगड़े में आएंगे। मुल्क के अंदर से अमन व सकून है, मतलब यहाँ पे गुर्बत का ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये क्या फेक न्यूज़ नहीं है? मतलब सबसे ज़्यादा तो हुकूमतें पूरी दुनिया में अगर ये कानून अप्लाई हों सोशल मीडिया पे, तो हुकूमतें सबसे पहले तो सारी की सारी, और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सारी हुकूमतें और अकाबरीन सबसे पहले एलीट क्लास अंदर हो, ठीक है ना। तो अवाम तो ये ट्वीट कर रहे हैं बेचारे बैठ के, जो भी है गलत है, उसमें कानून होना चाहिए बिल्कुल सारा, लेकिन मसला ये है कि उसके नतीजे हुकूमतें कम झूठ बोलती हैं। तो सवाल ये है कि वो ये अब देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर देखिए कवानीन का होना तो लाजिम है, ये कवानीन जो है ये इंतशार फैलता है और ये सारे, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये कि इसका इतलाक़ किस तरह से होता है, किस पे होता है, किस पे नहीं होता, क्या पूरे मुल्क पे होता है, पंजाब पे होता है, ये होता है वो, तो ये तो रेगुलेट करना तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें स्टेक होल्डर्स क्या, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल ऐसा तासुर बन रहा है ना कि आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, जो सहाफ़ती तंजीमें और बाकी सारे लोग कह रहे हैं। वो पहले आवाज़ें दबी हुई हैं, तो अब ये है कि वो मज़ीद और दब जाएंगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यह है कि ये मुस्तकिल हल नहीं है रियासत को चलाने के लिए। जो बाकी लवाजमात, जो बाकी आपकी ज़रूरियात हैं, वो जो सबसे बड़ी मईशत है, फिर सियासी इस्तेकाम है, फिर क्रेडिबिलिटी है एक सेटअप की, फिर उसकी अदालतें फ़ाल हो रही हैं, फिर तो इसमें अब बयानिया क्या आएगा सामने। वो बयानिया ये तो है नहीं कि 1993 में क्या हुआ था या 1999 में क्या हुआ था, ये 2024 है और इसकी रियलिटीज़ दूसरी हैं। तो अब बयानिया तो किसी का भी नहीं है इस वक्त, देखा जाए तो बयानिया किसी का इसलिए नहीं है कि देखें बिजली के बिल, महंगाई, ये हीट वेव देखें ना, हीट वेव तो ये है कि जब यानी ऐसे शुआएं आ रही हैं सूरज की, तो ये वापस भी जा रही हैं ना ज़मीन से, तो ये अगर अपर एटमॉस्फेयर में फंस जाती हैं, जब ऊपर नहीं जा पाती और वो फंसी रहती हैं दरमियान में, अपर एटमॉस्फेयर में और अर्थ के दरमियान वो ज़्यादा दिन फंसी रहें, तो वो हीट वेव होती है। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना है ये हर मुल्क पे डिपेंड करता है, यानी उस मुल्क का जो एवरेज टेम्परेचर उस वक्त में होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर हो गया है तो वो मतलब यूनान में हीट वेव आएगी तो कोई और टेम्परेचर होगा, तुर्की में होगी तो कुछ और होगा। तो ये हीट वेव का कोई एक टेम्परेचर नहीं है, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा, ये सिंध और पाकिस्तान में सिंध में ज़्यादा, पंजाब में भी कुछ और इंडिया में भी पंजाब का कुछ इलाका और राजस्थान वगैरह में हीट वेव ज़्यादा होती हैं, और वो अब हीट वेव आ रही है। अब इस हीट वेव में ये है कि मैं एक दो बातें इसके बारे में सिर्फ कह के आगे निकल जाता हूँ कि इस हीट वेव में जो इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे पहले तो ये है कि दोपहर के वक्त, यानी जो दोपहर का वक्त है, यानी 10 से 4 तक कहते हैं, कोई ये कि 12 से 4 तक कहते हैं, लेकिन दोपहर का वक्त इसमें ज़्यादा लोगों को हीट वेव, और पानी, प्यास ना भी लगे तो पानी, और आदत पड़ी होती है चाय की और कॉफ़ी से, उससे ज़रा दूरी इख्तियार की जाए क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है। और ज़्यादा फिर इसमें जो अल्टीमेट इमरजेंसी है वो जो हीट स्ट्रोक की सूरत सामने आती है, जिसमें एकदम से जो है ना हार्ट बीट तेज़ हो गई और स्वेटिंग और गिर गया, बेहोश हो गए, और ये तो मेडिकल इमरजेंसी है। तो मतलब इसमें ज़रा एहतियात करें, पानी ज़्यादा पिएँ, और वो जो है वो अब इसमें स्कूलों की भी छुट्टी हो रही है, भी लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज़ अपनी जगह हैं, बाकी सारे इश्यूज़ अपनी जगह हैं,
मईशत जो है वो सरमायाकारी, यानी उनकी ये जो कंडीशन है ये तो बड़ी अजीब है कि पाकिस्तान की बाहर सरमायाकारी होनी चाहिए। अच्छा, ये एक तरह से उन्होंने जो बात की है ना, ये बात हमारी हमारी सरमायाकारी थी बाहर। अब देखिए ना, रोजवेल्ट होटल था ना, रोजवेल्ट होटल पाकिस्तान का था ना, तो बाहर पाकिस्तान के एसेट्स थे एज ए रियासत। लेकिन अभी पिछले चंद सालों में, कोई 5 सालों में, 10 सालों में, और इससे ज्यादा थे, ये तो मैंने एक रोजवेल्ट होटल तो ज्यादा हमारे सामने आ जाता है ना, लेकिन एज ए पाकिस्तान जो पीआईए के होटल्स थे वो कई मुल्कों में थे। बाकी और जो बड़ी हमारी जो सरकारी अदारे हैं उनके भी बाहर एसेट्स थे। अब वो जो बात कह रहे हैं कि जी आपके बाहर भी एसेट्स होने चाहिए, बजाय इसके कि आप हर वक्त ये बात करते रहेंगे जी हमारे यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। भाई आप भी तो कहीं सरमायाकारी करें, जाके आप भी तो किसी जगह इन्वेस्टमेंट करें ताकि तो दुनिया में होगी जो पाकिस्तान की। तो ये भी एक बात उनकी तरफ से बिल्कुल वजह है। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ जो हमारी शराफिया है वो तो अपनी जाके इन्वेस्टमेंट करती है ना, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करती। ये जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, वो उन पाकिस्तानियों का जिक्र बिल्कुल नहीं कर रहा जो कानूनी तौर पर लेके गए हैं, जो या जो बाहर जाके बहुत जिन्होंने मेहनत की और बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का, और वहाँ पे वो बड़े बड़े बड़ी जगहों पे या नई जगहों पे भी हैं, तो मेहनत तो करते हैं ना कम से कम, चाहे मजदूरी क्यों ना हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो। लेकिन मसले जो लूट के ले गए पैसा, तो ये तो उन्होंने अपनी जात के ऊपर सरमायाकारी की हुई है ना लोगों ने। तो पाकिस्तान की सरमायाकारी, अब ये टैक्सेस, और वही जो कल भी बात हुई थी कि इस वक्त तो एक प्रोजेक्टेड बजट शायद बन गया होगा IMF की मर्जी के मुताबिक, लेकिन यह है कि उस प्रोजेक्टेड बजट यानी एक गैर यकीनी सा बजट, क्योंकि चाइना तो हमने बाद में जाना है, किताबें तो अभी छप गई होंगी, फर्स्ट वीक में अमूमन आ जाता है, पहले अशरे में बजट आ जाता है, तो किताबें तो छप गई। लेकिन शहबाज शरीफ जा रहे चाइना का दौरा ताकि वो रीशेड्यूलिंग हो, तो वो एक बजट तो बन जाएगा, लेकिन ये है कि उस पर अमल दरामद कैसे होगा, क्या उतने टारगेट अचीव हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, बीच में बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, IPPs का क्या मसला है, क्या रौला है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं इसके ऊपर क्या सारा का सारा पब्लिक के ऊपर, और इस दौरान फिर बयानिया कैसे क्या बनेगा। बयानिया तो बिजली है, बयानिया तो गैस है, बयानिया तो सिक्योरिटी के मामलात हैं, और ये जो 3 बातों से आगे, और इनके नतीजे में सोशल अनरेस्ट। तो ये 3-4 बातें हैं जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के। तो देखें आने वाले दिनों में कौन क्या बयानियां बनाते हैं, और सियासत और ये तलखियां जो हैं ये किस तरह कम हो सकती हैं, ये देखना है आने वाले दिनों में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।